वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से जो मामला और मसाइल हैं उनके ऊपर और आपके बहुत सारे सवाल जो बज़रिए सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं, कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी हम बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करें। और साथ साथ बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर पिछले प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू मुख्तसर हुई थी, कोशिश करेंगे उस सिलसिले को भी आगे बढ़ाया जाए और आपकी कॉल्स को भी इंशाल्लाह शामिल किया जाएगा। स्क्रीन के ऊपर बराह रास्त नंबर चलाया जाएगा, कॉल करके आप शामिल हो सकेंगे प्रोग्राम के अंदर। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब तशरीफ़ फरमा है और तिब के हवाले से माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे तरीका है इलाज के ज़रिए जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ आज ही के रोज़ इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं, एक दफ़ा फिर यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका माजिद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ प्रोफेसर नसीम कासमी साहब, तिब के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है और इसके साथ साथ प्रोफेसर भी हैं, तिब्बी कॉलेज से आपका ताल्लुक़ है और बहुत सारे मसाइल पे गुफ्तगू हो रही है पिछले कई प्रोग्राम से। और तिब के हवाले से जो चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं इस पूरे शोबे को, उसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ बहुत सारे सवालात के हवाले से बात हो रही है। एक सवाल जो पिछली नशस्त में मैंने चंद चीज़ों के ऊपर बात की जो मुख्तसर रही, टेस्ट के हवाले से, तशख़ीस के हवाले से। अब एक शोबा है जिसके अंदर जो है वो जिसका ताल्लुक़ जो है वो बाकायदा आपके जोड़ों के साथ है, जिसको ऑर्थोपेडिक कहा जाता है, जिसमें ऑस्टियो के हवाले से, हड्डियों की केयर के हवाले से काम किया जाता है या उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से काम किया जाता है। ज़रा सवाल मेरा आपसे ये पहला कि ये तिब का शोबा जो है सिलसिले में कहाँ तक पहुँचा है और क्या उसके अंदर काम हो रहा है, इसको नाम क्या दिया जाता है और वाक़तन क्या उतना ही इफ़ेक्टिव है जितनी एडवांस ट्रीटमेंट जो है मुख्तलिफ जिनके नाम हैं उसके, इसका मवाजना किया जा सकता है? मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जज़ाकल्लाह यासिर भाई, आपने माशाल्लाह से जो क्वेश्चन किया है बड़ा जामिया सवाल है बैग। और इसके जवाब में जहाँ तक ये बात है कि हमने जो है ना तरक्की कहाँ तक की है, तो सबसे पहले मैं इस पे बात करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़े हैं, हमारे असलाफ हैं जिन्होंने मेहनतें की हैं, वो अभी तक हम जितने भी जदीद हो गए हैं हम उनकी मेहनत को समझ ही नहीं पाए हैं और उसी के ऊपर अभी तक जो है ना रिसर्चेज हो रही हैं। रेजिमेंटल ट्रीटमेंट के बारे में हज़ारों साल पहले जो है ना वो लिखा गया और उसके ऊपर जो है उसके अंदर पोर्शन है जिसमें हिजामा भी है, जिसमें जो है पूरी बॉडी अलाइनमेंट है, बॉडी में मैस्कुलर सिस्टम का इश्यूज़ हैं, बॉडी में बोन्स के जो इश्यूज़ हैं उनको जो है अलाइन करने का है। और उसके अंदर जो आपने जैसे अभी जुमला इस्तेमाल किया कि ऑस्टियो, तो हमने बाकायदा ऑस्टियोमैस्कुलोपैथी बाकायदा एक जो है ना मेंटेन कर कर और उसके ऊपर पूरा जो है वो हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं, अभी उस पर इंशाल्लाह तफसील बताएंगे। तो मैं थोड़ी शार्ट जवाब दूंगा कि वो जो है उसके ऊपर हमने 6 मंथ का कोर्स बाकायदा डेवलप किया हुआ है और अभी से नहीं, हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के साथ भी और इसके ऊपर जो हमने कोर्स को डेवलप कर लिया उसको भी 2 साल हो गए हैं। तो ये रेजिमेंटल ट्रीटमेंट को हमने बाकायदा जो है ना कोशिश की है कि हमारे यहाँ चूँकि लैंग्वेज का जो है ना बहुत बड़ा स्ट्रेस है, तो उसके देखते हुए हमने पूरा उसको मेंटेन किया है और उसको उर्दू में कोशिश की है बहुत कि अच्छी सारी बात है। चीज़ें वो बताई जाएं जो कि दीगर जो है ना ममालिक में या दीगर जगहों पर जो कामयाब इलाज मुआलजा कर रहे हैं, जराही अवामल एक्चुअली जो है ना बहुत सारे हैं बिल्कुल ठीक है। जिनको बाकायदा हमारे यहाँ जो है वो जराहत के नाम से फाजिल तिबो जराहत जो है जराहत कहा जाता है, हमारा बिल्कुल जो है ठीक है। पूरा एक जो कोर्स है जिसे 4 साल में जो है पढ़ाया जाता है, वो पूरे का पूरा जो है वो ये है। तो इंशाल्लाह इस पे तफसीली सर बताएंगे। तो इसके अंदर फिर जैसे जराही अवामल जितने भी हैं उनके लिए जो है हमारे यहाँ पहले बहुत सारे काम हो रहे हैं जिसमें हिजामा के ऊपर जो है बाकायदा डेवलपमेंट की गई और इसी तरह और जो है ना दीगर चीज़ों पर ऑक्यूपेंचर पर जो है ना हमारे सीनियर्स ने बड़ी मेहनत की।
तो इसमें जो है हमने पूरे के पूरे जो है ना इस पे पूरा वो करके कि कितने मसल्स हैं, किस तरह से काम करते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, उनके अंदर एनर्जियाँ किस तरह से चलती हैं, और उन एनर्जियों को जो है अगर ख़राब हो जाएं तो कैसे हम डेवलप वापस कर सकते हैं, और हमें किस स्टेज पर किस तरह के पेशेंट को कैसे वापस लेकर जाना है। हर किसी को हम अगर कायरो एंड पर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि जिनके टिश्यूज़ का इशू होता है और वो टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं। ठीक है जी, हम वक्ती तौर पर तो उनको पेन जो है वो रिलीव कर देते हैं, लेकिन उसके बाद पेशेंट बिल्कुल ही इस काम से भी दोबारा ख़त्म हो जाता है, जैसे कि वो चटखा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो देखा देखी जो है वो ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर बाकायदा एक कोर्स को डेवलप करके और बाकायदा इसकी जो है वो तमाम जो टेक्निकल्स जो है ना वो इश्यूज हैं उनको बाकायदा हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। वैसे आलमोस्ट जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको तो हम लाजमी बताते हैं कि हिजामा से भी पहले जो है वो बॉडी को प्रिपेयर करना होता है। हर जगह पर पुरानी थ्योरियों में बॉडी को प्रिपेयर करें, बॉडी को प्रिपेयर करें। ठीक है जी, वो इस वक्त जो हमारे साथ चैलेंज है, जो इस वक्त इशू है वो है ड्राइनेस का। अब जैसे जो है ना अभी हम एक पेशेंट को देखने के लिए गए तो वहाँ पर एक डॉक्टर साहब जो है वो उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो उन्होंने अपनी जो है सारी जो है वो मशीन वगैरह जो प्रेशर्स को वो कर रही थी मेंटेन, उन्होंने उन प्रेशर पॉइंट के ऊपर वो मशीन को लगाया हुआ था। लेकिन मैंने जाकर जब उनको ट्रीटमेंट देना शुरू की तो पहले शायद उन्होंने कुछ और समझा, लेकिन फिर मैंने साथ साथ जब देखा कि वो शायद मुझे अंडर एस्टिमेट ना कर रहे हो तो मैंने एक्सप्लेन करना जब शुरू किया तो उस पर फिर वो डॉक्टर साहब ने अपनी सारी मशीन जो है वाइंड अप कर दी। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो बात आप कर रहे हो जो मैनुअली और इस तरह से है, एक्चुअल तो यही चीज़ है। तो मैंने कहा देखें, हम बॉडी को पूरा जो है एक्सटर्नल इंटरनल जब तक प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हम उन प्रेशर्स को टेम्परेरी तौर पर तो रिलीज कर देंगे, अदरवाइज वो जो है ना ट्रीटमेंट नहीं है, वो वापस फिर वहीं का वहीं पेशेंट थोड़ी देर के बाद जो है ना आ जाएगा। फिर हमारी बॉडी जो है इन सब जितनी भी हरारतें हैं उनको मेंटेन करने के लिए बाज़ औक़ात बुखार हो जाता है, बाज़ औक़ात जो है वो और इश्यूज इस तरह के हो जाते हैं, तो उनको भी हम अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली करते हैं। और हम नहीं कर रहे, ये हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत कदीम जो है ना वो थ्योरी दी रेजिमेंटल ट्रीटमेंट, और उसमें ग़िज़ा के बैरियर्स बताए, उसमें उन्होंने पूरी जो है वो परहेज़ बताने के बाद, ग़िज़ा बताने के बाद, अलाइन करने के बाद हिजामा किया, और हिजामा से डिटॉक्स करने के बाद फिर हमारी जो लाइफ का वो हर किसी को उसके मुताबिक बताया कि आपकी जो एक्टिविटी है उसके मुताबिक आपने मेंटेन कैसे करना है अपने आप को। वो हर बंदे का एक अलग अलग होगा, ठीक है जी। उसकी एक्टिविटी साइकोलॉजिकली कैसी है, उसकी फिजिकली कैसी है, उसके मुताबिक उसकी ग़िज़ा और उसकी जो है रहन सहन को तरतीब देते होते थे, लोग ठीक हो जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं, और अल्लाह का बड़ा फजल है, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो मेरे तजर्बात हैं, जो मैंने अभी तक के ये गुज़श्ता 6-7 साल में मैस्कुलर डिसऑर्डरिंग पर काम करते हुए जो देखा है, उसमें मैंने ये देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दीगर पैथियों के लोग भी आकर हमें जो है अप्रिशिएट किए हैं, बल्कि हमने कई लोगों से तो लिखवाया बाकायदा, और ऑलमोस्ट हम लिखवाते हैं कि उन्होंने हमारी हर्बल की इस ट्रीटमेंट को और इस थॉट को बड़ा अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर काम होना चाहिए। और उस पर फिर सर ने बड़ा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो है वो करा, ताउन किया, और इसके ऊपर पूरा हमें जो है वो आगे लेकर आए, और इंशाल्लाह अब हम इसको जो है प्रैक्टिकली आगे जो है वो हम अपनी स्ट्रेंथ पूरी करके काम करेंगे इस पर। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा थोड़ी सी इस हवाले से बात हो जाए। जैसे रेजिमेंटल ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में बड़ी तफसील से मज भाई ने जो है वो जवाब दिया। मैं चाहूँगा ज़रा इससे रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे आप न्यूरोलॉजी के हवाले से बात करते हैं और दीगर फंक्शंस के हवाले से बात करते हैं, जहाँ बड़ा डीप और बड़ा क्लोज इसका जो एनालिसिस होता है, फिर डायग्नोसिस होता है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट को परस्यू करते हैं। यहाँ पर इस एंड के ऊपर क्या काम हुआ है या हो रहा है, मैं ज़रा इसके हवाले से भी जानना चाहूँगा। आज का मौजू भी अच्छा है, और एक टॉपिक जो आपने सर्जरी के ऊपर बात शुरू की है इस हवाले से भी, क्योंकि न्यूरोलॉजी का ताल्लुक भी ज़ाहिर है सर्जरी से, ज़ाहिर है कि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं जानते सर्जन के लिए मुश्किलात होती है। बेसिकली लोगों का कॉन्सेप्ट, और जो हमारे मिनिस्ट्री में जो बैठे हुए जो इसको डील करते हैं सब्जेक्ट को, इस काउंसिल को हमारी,
और कौंसिल के बैठे हुए लोग भी जो उसको समझ लें कि हमारा ये फाजिल तिब्बल जराहत 1965 एक्ट में जब ये मंजूर हुआ उस वक्त ये डिग्री जो है वो अप्रूव हुई ना। ठीक। ये डिग्री फाजिल तिब्बल जराहत उस वक्त ज़माने में यानी कि हाईली क्वालिफाइड कहलाती थी। फाजिल किसी भी चीज़ का फाजिल जो है वो बिल्कुल ठीक है। यानी कि वहाँ का उसका फिलासफर समझ लें उसका। लेकिन बदकिस्मती से कि इसमें आगे चल के फिर काम नहीं हो सका और हमारे जो कौंसल्स थी वो उस तरह से काम ना कर सकी जिस पर होना चाहिए था काम। खैर वो वक्त तो गुजर गया। लेकिन अब जहाँ तक डायग्नोस्टिक टूल्स की बात हो रही है और सर्जरी की, लेकिन जितनी MBBS सर्जरी पढ़ता है उतना ही आज का BMS जो हमारा स्टूडेंट है बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन का, वो भी उतनी ही सर्जरी बल्कि उससे ज़्यादा पढ़ रहा हो। सर मैं कता कलामी की माजरत चाहूँगा, कॉलर्स का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। ज़रा कॉलर्स भी आपसे बात करना चाह रहे हैं, ज़रा साथ साथ गुफ्तगू भी करते हैं, उनसे भी ज़रा बात हो जाती है। पहले कॉलर है उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, ज़रा फरमाइए। जी जी जी, हेलो। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। टीवी के ऊपर अगर आप अपनी आवाज़ सुनेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, टेलीफोन के ऊपर बात करें। जी आप बताइए। हाँ, मैं कभी सोता हूँ तो पीछे मेरे को बहुत दर्द होता है और चलता हूँ वगैरह उसमें भी पीछे आवाज़ आती है। ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ सवाल करना चाहें तो कर। वो डाइजेस्टिव इशू भी हो सकता है, वो आपने कोई रिपोर्ट्स कराई हुई हैं। वैसे इसमें जो है ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइजेज आप करें, अपने आप को जो है वो सुबह उठकर अपनी ऑक्सीजन बॉडी की पूरी करें, ताकि वो ऑक्सीजन बॉडी की पूरी हो तो मसल्स आपके नरम हो। अच्छा, मोरो का दर्द के बारे में निशानदेही कर रहे थे। चलें अभी इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। वो अभी कॉल पे बता रहे थे उनको मोरो का जो है ना वो इशू है, अभी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब। तो बात ये हो रही थी कि सर्जरी के ऊपर ना, कि जितनी सर्जरी हमारा MBBS पढ़ता है या जितना वो उसके लिए फील्ड में आने के बाद क्वालिफाइड होने के बाद करता है, सर्जन तो जाहिर है कि डीपली वो पढ़ता है ना, वो तो FRCS होते हैं, वो तो उसके बाद ही एक सर्जन कहलाता है ना। लेकिन MBBS एक माइनर सर्जरी भी करता है, जैसे कि उसमें हेमोराइड्स के है, मुख्तलिफ स्टिचिंग वगैरह है और फ्रैक्चर्स वगैरह की बाउंडिंग वगैरह करते हैं। वो उतनी ही सर्जरी जो है ना वो हमारा एक तबीब जो है उसको अलाउ भी है और वो कर सकता है। इस पर बड़ी लेदे हुई कुछ अरसे पहले, और इसमें यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उन्होंने बाकायदा प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त ममनून हुसैन साहब, उनको लिखा खत और ये बड़ा एक मसला फिर इशू खड़ा किया उन्होंने। उसमें हमारी काउंसिल भी गई और हमारे रजिस्ट्रार साहब ने उसको प्रेजेंट भी किया। हमारे एक्ट जो है 1965 का, उसमें भी यानी कि हमारा जो तबीब का असिस्टेंट है, जो तबीब की यानी कि निगरानी में जैसे टेक्नीशियन स्टाफ होता है एक सर्जन की निगरानी में, इसी तरह हमारी निगरानी में भी जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं आंखों में जो कहल या सुरमे वगैरह लगाने वाले, उनको भी मॉनिटर करेगा, वो उसकी कस्टडी में काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से जो जितने जर्राह जो आज बैठे होते थे सारे, वो भी किसी तबीब की अंडर सुपरविजन काम करेंगे। तबीब उनको बताएगा कि इस तरह से ये करें, जैसे सर्जन गाइडलाइन देता है इसी तरह से तबीब के लिए भी ये एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन उसकी रोशनी में हमारे रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बने। अगर ये बनते तो शायद मैं समझता हूँ कि ये मसला खड़ा ना होता। खैर वो एक मसला हुआ। फिर अभी कुछ गुज़िश्ता मेरे ख्याल से हमारी लास्ट जो इससे पहले काउंसिल थी, उस वक्त भी एक मसला खड़ा हुआ कि जी वो एक स्टूडेंट्स को मैंने पहले भी जिक्र शायद किया था कि वो उसको क्लियर नहीं था और उसने एलोपैथिक दवाएं इस्तेमाल की BMS ने, और फिर उसको ट्रैप ने पकड़ा। फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, फिर वो सेनेट में चला गया। सेनेट में वो बात कुछ और थी, केस कुछ और था। वो सिर्फ इस बात पे कि आपकी इसकी डिग्री का क्या नाम है, उन्होंने कहा बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी। तो बदकिस्मती से कि वहाँ जो बैठे हुए थे डॉक्टर जो सेनेटर्स थे, उन्होंने उसको सवाल किया सर्जरी क्यों है भाई इनका। बिल्कुल सही बात है। MBBS में सर्जरी का लफ्ज़ क्यों है? ये जो सर्जरी का लफ्ज़ है ये आपके कोर्स और यानी HEC और यूनिवर्सिटी के माबैन ये तय होके और एक सब्जेक्ट का नाम रखा जाता है और फिर उसको अप्रूव किया जाता है। वहाँ पर जो HEC के नुमाइंदे बैठे हुए थे वो खुद लाबलद थे। वो कहने लगे मुझे, मैं तो नया आया हूँ और मुझे पता नहीं। बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा जी 45 डेज में इसको ख़त्म करें। क्यों ख़त्म करें? लेकिन वो 45 डेज में तो नहीं, लेकिन वो 1-1.5 साल के बाद वो मीटिंगें होती हैं और उन्होंने अब उसका लफ्ज़ लिख दिया है सिस्टम। सिस्टम एक और चीज़ होती है,
प्रोसेस सिस्टम तो एक एडमिनिस्ट्रेशन काम है ना, उसको देख रहे हैं, उस सिस्टम को कौन देखता है, वो तो रेगुलेटरी बॉडी है। लेकिन उस डिग्री को तो जो मॉनिटर कर रहा है वो तो यूनिवर्सिटीज है। यूनिवर्सिटी से फीडबैक लिया नहीं गया, यूनिवर्सिटी से ने काम नहीं किया और एक ऑर्डर आ गया। ये नहीं कि कानून बनाने वाले भी कानून का पता कुछ नहीं है, किसी गहराई में नहीं है, उसके एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है कि ये एक्सपर्ट्स कानून में क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी का क्या मौकफ है, एचईसी का क्या मौकफ है और तमाम काउंसिलों का क्या मौकफ है, उसके बाद ये कर देता है। खैर वो एक लंबी बहस है और वो चली गई उस तरफ। लेकिन ये कि जितनी सर्जरी हम समझते हैं कि एक एमबीबीएस को अलाउ है, सी सेक्शन करती है, होते नहीं होते, सी सेक्शन एक एमबीबीएस डॉक्टर करता है, वो एफआरसीएस सर्जन नहीं कर रहा होता। तो बीएमएस भी हमारे यहाँ इसी तरह से, और हमारे यहाँ की है तबीबा हलीमा नज़र साहिबा हैं, हमदर्द में हुआ करती थी और उन्होंने बाकायदा वहाँ पर ये भी सारे डिलीवरियाँ भी कराई हैं, नॉर्मल डिलीवरियाँ ज़्यादा कराई हैं। हमारे तिब में तो कोशिश करते हैं कि तिब में नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लेके जाए, सारा वो पूरा सिस्टम है। लेकिन बदकिस्मती सी कि सर्जरी को एक माजरत के साथ फिर मैं कहूँगा उस तरफ चली जाती है बात कि इसको हमने एक कारोबार बना दिया है, खौफ और वो डाल के और ये बना। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमारी रेजिमेंटल थेरापी है जो हम बगैर किसी सर्जरी के ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे अब जोड़ों के दर्द का या मोहरों का जैसे भी सवाल आया है जी, तो ये बगैर सर्जरी के हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल, रेजिमेंटल थेरापी के साथ कपिंग करते हैं, उसकी मसल्स की प्रेशर दे के उसको प्रेशर पॉइंट्स के साथ उसको ठीक कर रहे होते हैं, उन मोहरों को जगह पे बिठा रहे होते हैं। हम ये कहते हैं कि जनाब अगर किसी की खुदा ना खास्ता हड्डी टूट जाए और उसको अगर एक जर्रा उसको खींच के बिठा भी देता है, उसको अगर वो सही बिठा दे तो हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं कि 15 दिन में वो दौड़ रहा होगा, ना कि चल रहा होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हम सिर्फ दवाओं से ही उसका काम हो सकता है। चलिए एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं बताइए। मैं यासीन बात कर रहा हूँ कराची से। जी यासीन साहब क्या पूछेंगे। सीन ये है कि मेरे वालिद साहब जो है ना रात को सोते हैं तो उनकी पीठ में बहुत दर्द हो जाता है। ठीक है। और वो उनकी इतनी उम्र भी नहीं कि वो अपना एक्सरसाइज वगैरह करे, तो इनके हवाले से क्या हाल है। शुगर ब्लड प्रेशर का कोई मसला उनके साथ है। ब्लड प्रेशर का है लेकिन वो उनकी टेबलेट खाते हैं और वो भी इतना है नहीं, नॉर्मल ही रहता है वो। ठीक है, चले अभी आपको इसका जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, ज़्यादातर जोड़ों के दर्द के हवाले से सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मैंने कहा चलें ज़रा आपको बराह रास्त ज़रा लोगों को भी मौका दिया जाए। जी सर, सबसे पहले तो जो इस तरह के इश्यूज़ वाले हैं जिनको सोते हुए इशू होता है, उनको ब्लड प्रेशर का भी इशू है और उनको उनके साथ जो है और भी दीगर जो है ना वो दवाइयाँ खा रहे हैं उनको चाहिए कि रात की ग़िज़ा जो है वो मगरिब से पहले ले लें। ठीक है। ताकि उनकी ग़िज़ा को और उनके सोने के टाइम में कम से कम 3 से 4 घंटे हों और कभी भी जो है वो सोते हुए कोई चीज़ ना खाएं, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे उनका डाइजेशन का इशू हो। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी बॉडी जो है वो एनर्जियों को जो है ना वो मेंटेन नहीं कर पा रही होती और हमारी बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से जब हम सो भी रहे होते हैं तो वो कोई ना कोई टैबलेट खा के सो रहे हैं। जी। तो जब हम फिर उठते हैं तो फिर हमें पेन हो रहा होता है, फिर हमारे मसल्स जो है वो बिल्कुल सुन्न हो चुके होते हैं और उनके अंदर जो है वो बिल्कुल जो है वो सर्कल नहीं होता, ब्लड सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा होता। तो इसके लिए 2 प्रोटोकॉल्स तो हर किसी को करने चाहिए, क्योंकि हम साइंटिफिकली जो पेशेंट सामने होता है तो उसके ऊपर कोई बात कर सकेंगे। वैसे मैं जर्नल जो बात है उसके ऊपर सर ने असल में इजाज़त दी हुई है कि जर्नल बात करनी है जो हर किसी के लिए हो ना, तो वो चूँकि हम कोई ऐसे नुस्खे नहीं बताएंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे कि ये खा लें, उससे फिर बाज़ औक़ात किसी को नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए एहतियाती जो तदाबीर हैं उनमें यह है कि ग़िज़ा जो है कम से कम 4 घंटे उसमें स्पेस हो आपके सोने में और ग़िज़ा में। ये नहीं है कि आपने बस खाया और सो गए, उसमें तो फिर अच्छे भले सेहतमंद बंदे से भी सुबह नहीं उठा जाए। ठीक है जी। दूसरा है कि सुबह के टाइम जो है ना, सुबह की जो बेदारी है, सुबह की जो ऑक्सीजन है वो हमारे मैस्कुलर सिस्टम के लिए बड़ी जो है वो कारआमद होती है और उसमें एनर्जियों को मेंटेन करने की बड़ी सलाहियत होती है और उसमें जो है ना अपना ख्याल रखें और तली हुई चीज़ों से, इन चीज़ों से अवॉइड करें जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी को ख़राब करती हैं और हमारी जो है एनर्जियाँ पूरी नहीं होती तो सुबह फिर उठने में दिक्कत होती है। बिल्कुल सही है। तो किस कदर गिरां सुबह की ये बेदारी है, तो सुबह के वक्त उठना, डॉक्टर साहब ने एक ऐसा मौजू छेड़ दिया, मैं क्या इसके ऊपर कहूँ, लाइफस्टाइल के ऊपर। प्रोफेसर साहब
क्या कहा जाए, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से लोग अभी सवाल करते हैं, जोड़ों का बहुत कॉमन है। अगर कॉल खोल दूँ सारी तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर सवाल इसी के हवाले से। आप ज़रा फरमाएं। असल में जोड़ों का जैसे दर्द की बात हो रही है, जो हम रेजिमेंटल थेरापी का जिक्र हमारा बार बार चलता रहता है इस यहाँ पर अपने इस प्रोग्रामों में। बात ये है कि पहले तो हम अपना लाइफस्टाइल जब तक चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। मैं पहले भी कई दफ़ा कर चुका हूँ कि एक हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और नेचर पे आ जाएं। नेचर पर आ जाए। देखिए, अगर नेचर पे नहीं आए ना, जो इस वक्त टेक्नोलॉजी जा रही है, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर आ रहा है, बताइए। तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? हाइब्रिड बीज आपके सर पे खड़ा है, ऐसा ही है। आपके पास जो है ना खाने को भी नहीं होगा, आप ऐसा ही। अपने घर बेच के एक गंदम की बोरी ले रहे होंगे। ऐसा ही है। ये आने वाला वक्त खतरनाक होगा। तो अभी से आप अपनी नेचर लाइफ पे आ जाएं, मौसम की सब्जी खाएं, मौसम के फ्रूट लें, दूध का एक मुनासिब इंटेक लें, अंडे को देसी अंडा खाएं, उसकी जर्दी में भी और सफ़ेदी में भी, दोनों में आपको शिफा ही शिफा है, इसमें फ़ायदा है, आपकी बॉडी से मैच करती हैं चीज़ें। जो बॉडी की ज़रूरत रिक्वायरमेंट है वो आप ग़िज़ा के ज़रिए पूरी करें। शोरबे हम बार बार कहते हैं कि पतले शोरबे पिए ताकि इनटेक आपका वाटर का भी और सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बेहतर रहे, मिनरल सारे सब कुछ जा रहे होते हैं आपकी ग़िज़ा के ज़रिए। जब आप ये सब पूरा कर रखेंगे, और सोने जागने के लिए हमारे इस्लाम ने तो बेहतरीन ज़ाब्ता हयात बताया है। यूरोप इस पर अमल कर रहा है, चाइना इस पे अमल कर रहा है, और वो सेहतमंद है। उनके ना चश्मे लग रहे हैं चाइना में, ना वो मोटे ओबेसिटी के केसेस में बढ़ रहे हैं, ना वो जोड़ों में बढ़ रहे हैं, इतने इतने बूढ़े होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं, उनको लाइफ स्टाइल चेंज है। हम खाना भी खा रहे हैं तो लेट के टीवी के सामने बैठे हुए, ध्यान हमारा टीवी पे। बच्चा छोटा है तो वो फीडर पी रहा है तो टीवी और ये मोबाइल देख रहा है। तो ये लाइफ स्टाइल से हम निकले। हर चीज़ की एक वक्त है, उसको दें। खेल का वक्त है, टीवी का वक्त है, जो भी वक्त है उसको दें जी। और आजकल तो जब ये आ गया है मोबाइल हाथ में, तो आपने जो निकल गया वो भी तो आप अभी भी देख सकते हैं, वाला भी देख सकते हैं। जो सेगमेंट चाहें बाद में आपके पास टाइम हो देख लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब हर वक्त देखें उसको। तो सारे काम इस तरह से करें। अब जैसे कॉल आई बीच में कि जी वो दर्द के बारे में उन्होंने एक जिक्र किया जी, तो उनको चाहिए कि पहले वो अपने टेस्ट तो करवा लें। हाँ, सबसे ज़्यादा डिजेनरेशन मोरों में हो रही है, हड्डियों में हो रही है, क्यों हो रही है, मसल्स कितने कंपास हैं, मसल्स में कितनी मतलब स्ट्रेंथ है, वीक हो रहे हैं, तो उस पर गौर करते हुए अपनी चीज़ों को बेहतर करें। नहाते वक्त अक्सर हम कहा करते हैं कि भी जब सर्दियां होती हैं तो हल्का सा नीम गर्म पानी कर लें, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी रखेगा वो। उसमें सरसों का तेल डाल लें, बॉडी में चिकनाहट भी रहेगी, स्ट्रेस खुश्की नहीं आएगी, उससे भी आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने सोने के कर्व के जागने छोटी मोटी एक्सरसाइज रखें, तो कैसे दर्दों का और बुढ़ापे में और इस तरह से करेंगे, कैसे बीमारी की तरफ जाएंगे। ठीक है। आजकल की जो हमारे घरों में एक राइज हो गया कमोड सिस्टम, कमोड सिस्टम हमारे लिए इंतहाई मुज़िर है, डिजास्टर होता जा रहा है बिल्कुल। इसका खतरनाक, इसका जोड़ों पर भी आ रहा है। फिर आप इस काबिल ही नहीं होते कि उठने बैठने के लिए जी, एक्सरसाइज आप करते ही नहीं है, तो फिर कहाँ से, फिर जब भी तो घुटनों में आजकल हमारी मस्जिदें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम क्रिश्चियन हाउस में जा रहे हैं और सब टेबलों पर बैठे हुए, कुर्सियों में बैठे हुए, कुर्सियों पर बैठे। तो हम इससे निकले ना। हमारी गाना खास था कि हमारी मस्जिदें इसी तरह के चर्च के स्टाइल में क्या बेंचें बिछ जाएंगी कि हम उस पर नमाजें पढ़ रहे होंगे। वो इसी वजह से कि नौजवान नस्ल कमोड पर है, बच्चियों के साथ इनफर्टिलिटी के सारे केसेस ये हमारी चिकन फार्मिंग मुर्गी की वजह से ही आ रहे हैं, सारा सब खा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें फार्म मुर्गी वाले एसोसिएशन जो वो परेशान हो, लेकिन ये कि मैं सच कहूँगा क्योंकि हमें अपनी सेहत को देखना है। मार्केटिंग के लिए देखिए, मार्केटिंग आपकी अगर जायज़ है, मार्केटिंग का नज़रिया भी अगर मैं बात कर दूं इस वक्त यहाँ पर कि मार्केटिंग का नज़रिया जितना इस्लाम ने दिया है ना, किसी ने नहीं दिया। आज मार्केटिंग उस पे हो नहीं रही जो इस्लाम ने दी है, क्योंकि जब आपने क्रॉप उठानी है और मंडी तक लानी है, इसमें बीच में कोई तीसरा शख्स नहीं आएगा। किसान होगा, उठा के माल लाएगा और यहाँ पर आरती के बाद देगा और चला जाएगा। आरती फिर होलसेल कर देगा उसको। अब तो जाते हैं पूरे पूरे बाग जो इसमें बीच में ब्रोकर खरीदते हैं, फिर वो ट्रक में सवारी नहीं होता तो उस ट्रक को कोई और खरीदता है, फिर वो ट्रक से निकलता है, मंडी से पहुंचने कहीं और बिक चुका होता है। इतने लोग जब प्रॉफिट उस पर ले लेंगे तो फिर वो जो क्रॉप उठी और वहाँ जो बिक रही है वो कहाँ पहुँचती है और फिर कंज्यूमर के पास कहाँ जा रही है। इस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है। लेकिन हमारे हुक्मरान सो रहे हैं और आज हम नुकसान में। यूरोप में क्यों नहीं है? यूरोप में बिल्कुल इसी तरह का स्टाइल चल रहा है। नहीं है, बिल्कुल आज भी यही वहाँ पर वो ये इस्लाम को उन्होंने जिन्होंने फॉलो किया है वो तरक्की याफ्ता है। हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं, तो हम इसी और लाइफ स्टाइल भी हमने वही कर लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने तसाहुल
रिसर्च पे हम कुछ नहीं करते, पढ़ने में हम कुछ नहीं करते, खाने पीने में हमारे एतदाल नहीं है, सोने जागने में एतदाल नहीं है, इबादत में एतदाल नहीं है। कुछ नहीं तो आज हम बीमार हैं और मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं। बिल्कुल ऐसा अपने आप को सही करें, हम खुद सही हो जाएंगे, हम अपने आप को सही कर लेंगे, डॉक्टरों और हकीमों की मिकदार भी कम हो जाएगी, बिल्कुल जरूर, क्योंकि सिर्फ मशवरा दे रहा होंगे और मशवरा ही सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल मशवरे की फीस भी ले ले और मशवरा दे दें। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर ज़हनी तौर पे तैयार आगाह हो जाओ, आगाही हो जाओ। तो जैसे आप बार बार मुझसे पूछते हैं कि ये जो लाइलाज अमराज का क्या मसला है, मैं कहता हूँ लाइलाज अमराज कोई हो ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते, उस नहज पे पहुंचेंगे क्यों? बिल्कुल ऐसा ही। आप कम इल्मी, कम आगाही और लेक ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन, और अपने आप के बताओ जना लाइफ स्टाइल अपने उसके हिसाब से नहीं गुजारना जो लाइफ गुजारने का तरीका है। हम बीमार भी हैं और मतलब ये समझना डॉक्टर साहब, मैं तो खैर इतना इल्म नहीं रखता इसके मामले में, लेकिन ये थोड़ा समझता हूँ कि ये जो खालिक ने जो हमारे आज़ा बनाए हैं, ख़ास तौर पे किडनी, ये इतना रेजिलिएंट पार्ट है कि ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं हो सकता। इसका इतना उसने इसको क्रिएटर ने, खालिक ने इतना अच्छा इसको बनाया है कि ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं हो सकता। लेकिन माशाल्लाह से यहाँ पर आप जाकर तो देखें ज़रा, हम काम कर ऐसा क्या काम कर रहे हैं, मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि आप देखें 30 साल से उम्र से लेकर 60 साल तक तो खैर नहीं पहुँच पाते, लेकिन उसके दरमियान जितने लोग आते हैं सर, डायलिसिस सेंटर के अंदर रश लगा हुआ है, लाइनें, अपॉइंटमेंट ले के 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते की उसमें खड़े इंतज़ार में, तो फिर कुछ तो मतलब गड़बड़ है। ज़रा फरमाइए सर। इसमें दो चीज़ें, 3 बताएं आप। दो चीज़ें ऐसी हैं, एक तो कोई सिम्टम्स भी आता है, हमें कोई अलामत आती है, हम उस अलामत का इलाज करते हैं, उसके पीछे भागते बहुत हैं। खूब, बिल्कुल ऐसा ही। दूसरा जो है ना वो है इंतहा पसंदी। ये दो चीज़ें हमें जो है गुर्दों का बेड़ा गर्क करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। आप एतदाल पे आ जाएं और सिम्टम्स का इलाज ना करवाएं, कभी भी आपके गुर्दों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब एतदाल में आने के लिए सर ने जैसे फरमाया कि शोरवे, पतले शोरवे, यखनी है, ठीक है जी, यही एक रास्ता है, रास्ता अल्लाह की तरफ जाने का, सेहत की तरफ जाने का, वापसी जाने का एक ही है। वो वही क्रिएटर का जो आप कह रहे हैं कि जो खालिक ने जो तख्लीक किया है, उसने जो जितना साइंटिफिक तरीका बनाया है उसी तरह उसके रास्ते भी बनाए हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अब बात यह है कि हम जो है ना उसकी उन चीज़ों, उन लाइनों के ऊपर नहीं चलना चाहते, उसकी उन हदायत को नहीं मानना चाहते, जानते सब एक, मानना नहीं चाहते, उसके ऊपर अमल नहीं करना चाहते। अब बात यह है कि अगर हम उसको मानेंगे तो हम सुबह सबसे पहले जागेंगे, फिर हमारा नाश्ता अकॉर्डिंग टू हमारी वर्किंग नाश्ता होगा, बहुत अच्छी बात, ठीक है सर। फिर हमारे नाश्ते के साथ हमारी दोपहर की ग़िज़ा होगी। यूं नहीं ग़िज़ा होगी कि बस ये भी पड़ा, ये भी खा लो, ये भी पड़ा, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये नहीं होगा, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक होगा। इसी तरह फिर शाम को हम टाइम से ग़िज़ा लेंगे, जब अंधेरा हो गया, रात हो गई है तो मना सोना है तो हम सो जाएंगे, मान लेंगे उसकी हर चीज़ को। जब मान लेंगे, एक्सेप्टेंस जो है ना, मानना जो है ना, वो उसकी तरतीब में आना है, चलना है। हम उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हैं। और इन चीज़ों के अगेंस्ट एक दो बंदे ही सेहतमंद रह सकते हैं जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो रात को भी काम करते हैं, वो खा भी ज़्यादा लें तो कुछ नहीं होता। वो एक दो ऐसे होते हैं, हम उनको देख कर ना बाकी सारे खुद अपना अपना निज़ाम बिगाड़ रहे होते हैं। तो हमारे गुर्दों को दो चीज़ों की ज़रूरत है, कहीं भी हमने इंतहा पसंदी में नहीं आना। हमने पानी भी जो है ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पीना है, पानी को भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक पीना है। पिछले प्रोग्राम में सर ने इस पर बड़ा लंबी स्पीच की थी कि पानी को जो है किस तरह से पीना चाहिए, ठीक है सर। पानी को बैठ कर या रुक रुक कर पीना, या उसको जो है उसके अंदर देख कर पीना, या उसकी तरफ तवज्जो करके पीना, या उसको उसकी सफाई सुथराई को देख के, और उसको जो है ये कि इलेक्ट्रोलाइट इसके पूरे हो चुके हों, ये वो अल्कलाइन हो चुका हो, ये पानी जो है पीतल तांबे में या मिट्टी के बर्तन में हो। आराम आराम से हम अपने जो जैसे खालिक ने आपने कहा कि जैसे बनाई है उस चीज़ को जो समझ लें कि हमें कितना कितना सीप जो है
वो सीप सीप करके पीना है। गोटा गट पीने से बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारी ग़िज़ा की नाली का, और हमें जो है वो डाइजेशन का जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे। नेफ्रॉन्स भी इसी जो है ना आदत से कमज़ोर होते हैं, जो हम एकदम पानी खड़े होकर पी लेते हैं। तो सर ये सारी जो चीज़ें हैं गुर्दों की इस्लाह के लिए। अब अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम कभी भी इसकी इस्लाह नहीं कर पाएंगे। वो हम जितना मर्जी जो है ना वो इसके लिए अपने जतन करते रहें, इलाज करवाने की कोशिश करते रहें। हम कोई भी इलाज एक एंड पर कर रहे हैं, एक एंड पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसकी 10 गोलियां खा रहे हैं, दूसरी एंड पर एक ऐसी हरकत कर रहे हैं कि वो सारी आने वाली भी आगे 10 दिन की जो दवाई है ना उसको बराबर कर देती है। हमारे अवामल, हमारी जैसे अभी सर ने कहा कि हमें लाइफस्टाइल जो है ना, लाइफस्टाइल यही है कि एक बंदे ने एक आदत बना ली है कि चलते फिरते पानी पी रहा है। भाई पानी तो आराम से बैठकर तसल्ली से तहम्मुल से पिए, और तहम्मुल यहाँ से शुरू होता है कि हम समझें कि ग़िज़ा की नाली छोटे सीप लें, और इस टेम्परेचर में, जिस टेम्परेचर में या जिस सर्कल में या जिन बीमारियों के इस वक्त हम जो है वो देख रहे हैं, जैसे अभी 2 कॉलर्स ने भी कहा, तो मैं उनको भी यही कहूँगा कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और पेन को किल करने के लिए बहुत सारी गोलियां, मैं नाम लेने लगा था शुक्र है नहीं निकला वरना काटना पड़ता आपको। तो वो जो है गोलियों के अगेंस्ट आप वही चीज सिर्फ सादा गर्म पानी ले लें, वो पी लें, रुक रुक के ठहर ठहर के, आपको वही सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर जो है बेदार हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। अगर हम इन चीज़ों को समझ लें तो हमें जो है ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। अब प्रोफेसर इससे जुड़ा ही मसला ये है कि ये मुख्तलिफ तदाबीर जो है वो इख्तियार की जा रही हैं। मौजू हमारा पिछली नशस्त में भी यही रहा, मुख्तलिफ तरीका बताए जा रहे हैं। अद्वियात का इस्तेमाल, अद्वियात में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल के आंतों की सफाई और फलाना की सफाई। अब ये जो खुद से हमने ये ठेका उठा लिया है, तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ करने की है, जिसके बारे में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई कि लाइफस्टाइल को ठीक किया जाए तो शायद इसकी ज़रूरत ना पेश आए। लेकिन अब ये जो तदाबीर और टोटके किए जा रहे हैं, इसकी वजह से जो मसाइल जन्म ले रहे हैं उसकी फहरिस्त बड़ी तवील है। इसके सिलसिले को कैसे रोका जाए? देखिए, इस सिलसिले को रोकना तो शायद बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है वो किसी के भी इख्तियार में नहीं है, और इससे भी आगे की टेक्नोलॉजी जो मैंने जैसे जिक्र किया, AI आ गई। लेकिन मैं फिर बार बार वही कहूँगा कि हम अपने लाइफस्टाइल को नेचर पे ले आए। बिल्कुल ठीक है। आगाही लें, अपनी किताबें पढ़ें, खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर जहाँ मुश्किल आए तो अपने उन एक्सपर्ट्स से रब्ता करें। जो मौलिजीन होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं ना अपनी फील्ड के, उनके पास जाना चाहिए। लोगों को सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए, इश्तिहारी नुस्खों से बचना चाहिए। वो जाएं, कोई भी मालिज जो है वो नहीं है आपको दवाइयाँ बताता। अगर जो सही मालिज है, कोई मुझे MBBS बताइए कि वो बता रहा हो, वहाँ पर भी अगर इश्तिहार चलता है 2 गोली सर के दर्द के लिए, लेकिन अपनी मालिज की हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए, तो मालिज का जाना ज़रूरी है। वो कि मुश्किलात हो रही हैं लोगों को इस वक्त परेशानी है, लेकिन अपनी सेहत पे तो फिर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना ना। उसके जो साइड इफ़ेक्ट के नुकसान आते हैं वो आपकी बॉडी और आप भुगतते हैं। बिल्कुल ऐसा। फिर उससे ज़्यादा आप खर्चे अगर कर रहे होते हैं, तो बेहतर यही है कि मालिज के पास जाएं, अच्छे मुस्तरद मालिज के पास जाना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि जी हेल्थ केयर कमीशन आ गए, अब उनको चाहिए कि अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जिनको रजिस्टर्ड उन्होंने किया है उनके डिटेल, उनके नंबर, उनके एड्रेसेस शाया करें ना जी, ताकि लोग देखें भी कौन रजिस्टर्ड है, कौन वो है, और कौन हेल्थ केयर कमीशन के क्राइटेरिया पे मुस्तनद है, वहाँ जाए। ये सिलसिला गवर्नमेंट की लेवल पे होगा, ये प्राइवेट लेवल पे नहीं हो सकता, क्योंकि कवानीन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, अथॉरिटियाँ गवर्नमेंट ने बनाई हैं, गवर्नमेंट उनको पे कर रही है। तो वो पे कर रही है तो वो अपनी पे का हक अदा करें आवाम के लिए, उनकी सेहत के लिए। हमें देना है, आवाम को अपनी सेहत देनी है, तो उनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, मरीज़ों के, मुआलिजीन के भी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और इस प्रोफेशन के भी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और इसके मुख्तलिफ अदारे हैं, वो अपना अपना काम अपनी अपनी डोमेन में रह के करें, तो इंशाअल्लाह मैं नहीं समझता हूँ कि हम सेहत का मसला हल नहीं कर पाएंगे। बार बार हम ये कह रहे हैं कि तासुब के नज़रिए से निकल जाएं, हॉस्पिटल्स के अंदर तमाम तरीके इलाज को जगह दें, जगह दें, शोबे बना दें। अगर गवर्नमेंट को ये मुश्किल लग रहा है तो अलग अलग उनके हॉस्पिटल या उनकी डिस्पेंसरीज कायम कर दें, हमें बेसिक हेल्थ यूनिट दे दें। अगर हमें फिलहाल उन्होंने तजुर्बात लेने हैं तो तबीबों को दे दें बेसिक हेल्थ यूनिट, बिल्कुल
बेसिक हेल्थ यूनिट से अगर आपको बेहतर माहौल मिलता है और हमारा मसला सेहत में आसानी होती है और लोगों को सस्ता और आसान इलाज मिलता है जो उनकी उमंगों के मुताबिक है, जिसको हम बार बार कहते भी हैं कि हर इंसान नेचर पे चाहता है ना। आप जड़ी बूटियों को आप जब जिक्र कर रहे हैं तो वो जानना चाहता है और वो देख रहा है, वो तो वहाँ जो नॉलेज बैठा होगा वो उसको मिलेगा। वो गांव देहात हर जगह बैठा शोबे तो बन रहे हैं। अभी जैसे जिद्दत आई है ना, अभी मैं हालिया दिनों में देख रहा हूँ ये शहर कराची जो है हमारा, इसके अंदर जगह जगह बैनर्स मुझे नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर ये जो रंग गोरा करने के लिए बालों के ऊपर रोटी के लगाने की जो थेरेपीज़ हैं मुख्तलिफ, उसके शोबे बन रहे हैं। अब वो बड़े अस्पतालों ने ये काम शुरू किया है कि ज़ाहिर है कि जगह जगह ये खुले हुए क्लिनिक्स, एस्थेटिक क्लिनिक्स जिनको कहा जाता है, अब उनके लिए जो है वो बड़े अस्पतालों में आपके लिए जगह कर रहे हैं। तो बड़ा खूब इलाज है। डॉक्टर साहब चलिएगा ज़रा, बालों के लिए भी टीके लगाते हैं, चेहरे पर भी टीके लगाते हैं, मुझ जैसा अगर कोई है स्या रंगत वाला उसको भी टीका लगा के गोरा कर देंगे। तो शोबे तो बन रहे हैं और लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत मतलब ज़्यादा है। मैं अब आपसे क्या कहूँ कि आपको तो ज़्यादा इल्म है कि पैसा उसमें बड़ा बन रहा है, तो अब बड़े अस्पतालों ने जगह देना शुरू कर दिया। अब ऑफिशियली ये काम होगा। फरमाइए। देखिए ना, फिर वही बात कि लोग मसनूई उस पे जा रहे हैं। अगर यही काम घरों में, अगर वो जिसको हम कड़वा तेल या झामे का तेल कहा करते थे, अगर वो बालों में लगा ले तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा। उस तेल को लगाने का रिवाज खत्म हो गया है, सरसों का ही नहीं लगा रहे तो वो जामे का तेल क्या लगाएंगे। वो तेल लगाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन वहां पर होगा, हमारी स्किन पे बाल ही नहीं झड़ेंगे, फिर बाल आ रहे होंगे सही। लेकिन हमने छोड़ दिया, हमने सुरमे लगाना छोड़ दिए कि जी ये तो वो लेड है और खतरनाक है और फला, ये कह के वो इस तरह से निकाल के और दूसरे तरीके से आ जाते हैं कि जी हम इसकी वो उसको पिन से सर्जरी कर देते हैं, उसका फला कर देते हैं, इसको हम स्टेच कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा ये कर देंगे, वो एक नया उसको ला के और आपका पैसा आपसे घसीट रहे हैं। आवाम जो है वो बस वो पैसे वाली वहां जा रही है, गरीब आदमी गंजा फिर रहा है, अमीर आदमी जो है वो बाल लगा के घूम रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पैसे की सेहत खरीद रहे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल सेहत नहीं है। सेहत ओरिजिनल जब ही आ जाएगी जब आप नेचर पे आ जाएंगे। वो सस्ता इलाज है, सस्ता सब कुछ है। आप अपनी वापस अपनी उस पे आ जाएं, अपनी नेचर पे आ जाएं, अपना लाइफ स्टाइल बिल्कुल सादा गुजारना शुरू कर दें। पैसे की भी बचत होगी, आपकी सेहत भी बचेगी, आपका रिस्क में भी बरकत होगी और आप बेहतर खूबसूरत और मुतमईन जिंदगी गुजारेंगे। बेचैन लाइफ जो आपको बीमार करती है, हमारी जो बेचैनी है ना, जो इस वक्त हम बेचैन हैं और परेशान हैं, उससे हमारे जो, जैसे आपने पूछा था कि न्यूरो सिस्टम पे हमारा क्या है, ये न्यूरो सिस्टम पे जो आजकल असरात हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ जो हमारी ख़राब हो रही है, हमारी सेहत ख़राब हो रही है, वो हमारी मनफी सोच, मनफी हम चीज़ों को देख रहे हैं, मनफी हम नेगेटिविटी काम कर रहे हैं, हर वक्त परेशान हैं। हर बच्चा आज का नौजवान जो है, हमारी नस्ल ख़राब हो रही है, वो तालीम की दूर जा रही है और मेहनत मजदूरी पे और फूड पांडा बाई किया और ये और वो उस पर लग गई है और मुंह में उनके मुख्तलिफ मावे गुटके और ये और वो कैंसर और पता नहीं क्या क्या बन रहा है। स्ट्रिंगर पिए जा रहे हैं जिससे किडनी फेलियर जैसे हो रहे हैं ये बच्चे, ये सारे क्या नौजवान नस्ल ये पी रहे हैं जिस तरह की मशरूबात। इसको कैसे गवर्नमेंट वो कर रही है जिसको स्टैंडर्ड ही नहीं है, जिनका पता नहीं कैसे इजाज़त दे रही है। मुझे देखें यूरोप में कहीं स्ट्रिंगर के नाम के कोई ऐसी चीज़ कोई बिका है, पाबंदी है किसी सऊदिया में, ये हम हमें लूट रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर माफिया है जो, और वो माफिया है कि जो समझ लें कि ड्रगिस्ट हैं, मैं कहता हूँ वो जो ड्रग का पैसा है वो इन चीज़ों में भी लगा लगा के इससे भी इंसानों को तबाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तबाह करो और हमारे अस्पताल हो गए, फिर वो बन जाते हैं सोशल वेलफेयर वाले, वो खुद ही होते हैं उसके पीछे, और वो अस्पताल बना के फिर वहाँ से भी उस तरह के लोग कर रहे हैं। तो अस्पतालों का भी बोझ जब ही कम हो सकता है कि हमारी हुकूमत वक्त होश के नाखून ले, तिब्बे यूनानी को और जितनी तिब हैं उन सबको प्रमोट करें। अब इंशाल्लाह हम बहुत जल्द, मैं अपनी कॉन्सर्ट से भी, इस फोरम से भी कहता हूँ कि उन्होंने जो एक काम शुरू किया था आयुर्वेदिक वाला, दुनिया में राइज है, काम हो रहा है उस पर, उसकी तरफ भी हमारा शॉर्ट कोर्स का तैयार था 1 साल का, उसको लेके आए और उसको लेके आए शुरू करें। और हम बिल्कुल रेडी हैं, हम कासमी तिब्बी कॉलेज भी रेडी है उसको कराने के लिए, और उसके हमने एक्सपर्टीज़ भी हमने बाहर कर ली है, बात कर ली है उनसे, लेकिन हमें कौंसल इसको अप्रूव कर लेगी तो हम इंशाल्लाह इसको भी शुरू करेंगे। और ये वक्त की ज़रूरत है ख्याल ये, क्योंकि जिस तरह तेज़ी से बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं अस्पतालों के अंदर, आप देखें कि आपको पैर रखने की जगह इस वक्त नहीं मिलेगी। बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पे फार्मेसीज़, मेडिकल स्टोर आप जाकर देखें, ये वाहिद वो काम है, रात के 4-4 बजे तक आपको लोगों का रश इसके ऊपर मिलेगा। हमने किस तरफ लोगों को लगा दिया है। तो ये एक बड़ा अलमिया हमारा है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो सर बस वो सब लोग वहाँ पर जो खड़े हैं रात को, मुझे भी तो जो है ना कुछ दवाइयाँ लेने के लिए टाइम मेडिको का जाना पड़ा। सर वहाँ जो लोग खड़े हैं वो सारे सेल्फ मेडिकेशन वाले,
बहुत कम है जो डॉक्टर की लिखी प्रिस्क्रिप्शन लेकर आए प्रिस्क्रिप्शन पे खड़े हुए हैं, और वो जो है ना ज़्यादातर नेट पे देखा हुआ है या उस पे देखा हुआ है, वो लिखा हुआ है और उसका आके वो ले रहे हैं कि भाई ये इसके लिए काम करेगा, वो काउंटर पे बता रहे हैं हाँ जी इसके लिए करेगा, काम करेगा, बिल्कुल करेगा। दूसरे एक और पे जाके खड़ा हुआ, वो भी यही डील कर रहे थे। तो सर यहाँ पर यही कहानी अब चली हुई है। हमारे पंसार स्टोर हैं, वो भी जो है वो बस नुस्खे बना बना के दिए जा रहे हैं। तो दरअसल ये किसी भी स्टोर वाले का कसूर नहीं है, ये मरीज का अपना, पेशेंट का अपना कसूर है, कंज्यूमर का कसूर है कि वो जो ऐसी चीज़ को क्यों ले रहा है, क्यों कंज्यूम कर रहा है, जिसके ऊपर उसका पूरा नॉलेज नहीं है, उसकी पूरी ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल उसका पूरा जो है वो उसको खारिज कैसे कराएगा। अभी आपने कहा कि स्टैटिक एंड पर जो है वो इंजेक्शंस लग रहे हैं। तो सर मैं ये अभी पिछले दिनों जो है ना वो वालदा का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो वो जो उनके दांत को निकलवाने के लिए जो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, उसने कान खराब कर दिया। अब उनको क्या कहें। बात ये है कि वो फिर हमने उनकी ट्रीटमेंट की, तो बात ये है सर यही आलम हो रहा है, एक ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं और दूसरा लेकर आते हैं, और दूसरे के बाद चूंकि हम तहम्मुल फिर नहीं रखते, फिर तीसरे की तरफ चले जाते हैं। इस तरह हम अपने तमाम जितने भी अल्लाह ने खूबसूरत तरीन तख्लीक जो है, उस तख्लीक को हमने जो है ना एक तकलीफ में डाला हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है जी। वो इतनी यानी ना ऐसी प्यारी तख्लीक है कि अल्लाह पाक ने उसकी तारीफ़ें की हैं और हम उसको अपने लिए बोझल समझ रहे हैं, उस चीज़ को तकलीफ़ में डाले हुए हैं और ख़ुद अपने आप को ना ठीक करना चाहते हैं, ना हम नज़रियाती तौर पर ठीक हैं, ना हम प्रैक्टिकली तौर पर ठीक हैं, ना इखलाकी एंड पर हम ठीक हैं। अब हमें 2-3 प्रोग्राम हो गए इखलाक पे बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे दोस्त हैं, उनको ये भी बात अजीब लग रही है कि इखलाक का बीच में क्या ताल्लुक है ट्रीटमेंट के साथ। तो हालांकि बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे इखलाक का भी, असलाफ का भी, आबाओ अजदाद का भी, जिन्होंने मेहनतें की हैं और आज हम उनके ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं। हमारा तो तदब्बुर तफक्कुर कुछ है ही नहीं, हमारा तदब्बुर उस एंड का है ही नहीं कि हम फिक्र में सोएं और अल्लाह पाक हमें रास्ते जो है वो पर्दे हटाए और हमें बताए कि ये चीज़ें। कौन ऐसे सो रहा है, कौन इतना तदब्बुर करते हुए सो रहा है। तो सर तदब्बुर और इखलाकी तकाज़े जब तक पूरे नहीं होंगे, हमारे खाने के, हमारे पीने के, हमारे रहने के, हमारे सहने के, हमारे तमाम लोगों के साथ डील करने के, जब तक ये चीज़ें हमारी पूरी नहीं होंगी, हम कभी भी जैसे कौम की एंड पर जैसे हम दूसरे लोगों को कहते हैं उन्होंने तरक्की कर ली, उन्होंने तरक्की कर ली, हम नहीं कर सकते। हम कॉम्प्लेक्स में फंसे रहेंगे, हम अपने बच्चों को मिट्टी को हाथ नहीं लगाने देंगे कॉम्प्लेक्स में कि हम तो मजबूरन लगाते थे, हमारे बच्चे ना लगाएं, तो वो बच्चों को फिर उस तरह की बीमारियां होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। हालांकि दीगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो उनको प्रॉपर जाकर वहाँ पर एक वो दे रहे हैं कि भाई पौधा कैसे उगता है, पौधे के अंदर क्या चीज़ कैसे जनरेट होती है, उसको पानी की मिकदार किस तरह से दी जाती है, ताकि वो बड़े होकर इस बात पे गौर करें कि पौधे जो हैं उनको हमने मेंटेन कैसे करना है, उन रोशनियों को मेंटेन कैसे करना है। जैसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में सर थोड़ा सा आप भी बताइएगा कि रोशनी के ऊपर पूरा कौंसल ने हमारे जो है वो अप्रूव किया है और उस पे सर अभी थोड़ा सा जी जरूर वक्त मेरे पास मैं चाहूंगा जरा एक पूरा इल्म है और पूरा एक जो बिल्कुल है सही का इंशाल्लाह मैंने बात की है हमारे अजीमी सिलसिले से। आपको पता है कि इन्होंने बहुत काम किया है, ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी इनके बड़े साहबजादे हैं, हकीम वकार यूसुफ अजीमी, जिन्होंने रूहानी डाइजेस्ट भी ईरान से इनकी डाइजेस्ट के वो एडिटर भी रहे और वो निकलती है इनकी। तो उनसे बात हुई तो इंशाल्लाह वो 30 जनवरी को इंशाल्लाह वो प्रोग्राम में आपके साथ होंगे और उस पर हमारी काउंसिल ने उसको अप्रूव किया। 1 साल कोर्स है वो, कलर थेरापी के नाम से। तो इंशाल्लाह कासमी तिब्बी कॉलेज भी इसमें स्टार्ट करने जा रहा है। जैसे ही हमारे मिनट्स फाइनल हो के अभी उसका टाइम पीरियड होता है वो पूरे हो जाएंगे 60 डेज़, तो इंशाल्लाह फिर हम उसको बाकायदा अनाउंस भी कर देंगे। तो तरीका है इलाज तो राइज था, लेकिन उसको बाकायदा कानूनी शक्ल देना ये वक्त की ज़रूरत है। और याद रखिए कि फिर इसमें भी अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आप लोग तो उसके ऊपर ज़्यादा दस्तरस रखते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं भी है, मुख्तलिफ़ तरीके से इसको जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकायदा इसको कानूनी शक्ल दी जाए और इसमें भी सनद हासिल की जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। वगैरह आप ये अभी जो सोशल मीडिया पे जो कुछ देख रहे हैं, मैं भी देख रहा था, ये मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स को लोग जो है वो परस्यू कर रहे हैं और इससे भी इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि इसमें जो आखिरी जो लफ्ज़ होता है वो ये कि इससे नुकसान कोई नहीं है, तो लोग कहते हैं कि इसका तजर्बा करके देख लिया जाए, लेकिन बड़े हसास मामलात होते हैं, बिलखुसूस ये जो रूहानी मामलात हैं,
जिसकी आप सुबह से लेकर सब शाम तक जो है वो सवालात भेजते हैं, तो एहतियात इसमें रखिए। थोड़ा इसमें वक्त है, ज़रा इसके ऊपर सिर्फ इंशाल्लाह सर आने वाले प्रोग्राम रोशनियों में का गुफ्तगू रूह के साथ ही ताल्लुक नहीं है, हमारे जिस्म के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। और जिस्म को जैसे अभी हमने बात शुरू की थी तिब और जराहत के, औरल मेडिसन और जराही अवामल, ये दो पोर्शन हैं बाकायदा, ठीक है जी। और इनके अंदर जो है ये रोशनियों का बड़ा अमल दखल है। मेरे क्लिनिक पर अगर आप विज़िट करेंगे तो देखेंगे कि हमने मेडिसिन को भी मुख्तलिफ कलर्स में जो है ना वो दिया हुआ है, और ये एक बाकायदा थीम है, इसकी बाकायदा जो है एक थ्योरी है, हम एक अरसे से उसको चला रहे हैं कि किस कलर को किस डिजीज़ के साथ किस में देने से क्या फ़ायद होते हैं, ये अच्छा बड़ा रिफ्लेक्ट होता है। और इस पर अब बाकायदा इंशाल्लाह हम जो है यहाँ पर आपके साथ प्रोग्राम भी करेंगे, लोगों को अवेयर भी करेंगे कि ये चीज़ें बहुत लाजम मलजूम है। और हमारे जैसे अभी आपने बात शुरू का जो आपका सवाल था उसका जवाब कंप्लीट होता है कि हमने तरक्की की कि नहीं की। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आबाओ अजदाद ने इस पर मेहनत की है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सारी चीज़ों को किया है। बस सर वाली बात है कि हमें अगर उस तरह का माहौल दिया जाए जिस तरह दीगर पेथियों को दिया जाता है तो इंशाल्लाह फिर हमारा जो है ना सानी कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको एक्नॉलेज किया जाए, और यही सबसे बड़ा मसला हमेशा से रहा है हमारे यहाँ कि एक मखसूस तरीका है इलाज को ज़्यादा उसके लिए राह हमवार की गई या कानून साजी की गई, और बाकी मानदा जितने भी इलाज हो रहे हैं पूरी दुनिया में लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको कानूनी शक्ल भी हासिल है, उसके अंदर लोग स्पेशलाइजेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ जिद्दत आती चली जा रही है, और हम लोग जो है वो अभी जिस जगह हैं, जैसा भी बात हो रही थी, प्रोफेसर साहब ने एक कानूनी मामले के ऊपर निशानदेही की है कि एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। बहरहाल ये एक बड़ी तवील बहस है और कोशिश कर रहे हैं पिछले कई प्रोग्राम से कि इन मामलों पर गुफ्तगू किए जाए। आपकी सेहत के हवाले से जो जुड़े मामला ये सवालात मौसूल हुए हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे चल के एक तफसीली नशिस्त और रखेंगे जिसमें बाकायदा इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, और महज यही मौजू होगा जिसके ऊपर हम आपके सवाल भी शामिल करेंगे और गुफ्तगू भी करेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब का, प्रोफेसर नसीब कासमी साहब का कि वह यहाँ पर तशरीफ़ लाए और बड़े खुलकर मामलों पर गुफ्तगू की। प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।